सौभाग्य का क्षण है और ये सौभाग्य का क्षण हमें लगातार देखने का मौका मिल रहा है 26 जनवरी 1950 से। लेकिन ये सौभाग्य का क्षण हमारे जीवन में बहुत आसानी से नहीं आया था, एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आया था, एक कष्ट भरी प्रतीक्षा के बाद आया था, एक बहुत ही संवेदनशील प्रतीक्षा के बाद आया था। इसके लिए बहुत सारे से लोगों ने इतने प्रयास किए कि उनको जितना धन्यवाद दिया जाए, जितना नमन किया जाए वो कम है। मैं संविधान के द्वारा जो हमारी व्यवस्था थी उसमें प्राण आए। संविधान के द्वारा अगर हमारी व्यवस्था में प्राण आए तो अब हमारा यह दायित्व है कि इसकी प्रतिष्ठा की, इस देश की प्रतिष्ठा की हम रक्षा कर सकें, तभी ये देश की प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरा होगा। ये जो हमारा संविधान है ये खाली केवल विधिक संविधान नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक, राजनैतिक, विकसित समाज की व्यवस्था की पूंजी है। हम इसको इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि इसमें हमारा परिचय छुपा हुआ है। इसके माध्यम से हम अपने भूत पर जो समय बीत चुका है उस पर गर्व करते हैं, वर्तमान का यथार्थवादी आकलन करते हैं तथा इस संविधान के माध्यम से भविष्य के सपने देखते हैं। क्योंकि जो हमारा विरासत हमारी रही है वो बहुत ही समृद्ध रही है। हमने खाली अपने देश के ही लोगों को नहीं अपनाया, कहीं से भी ठुकराए गए लोग हों उनको इस देश ने शरण दी है। ये देश उस नीलकंठ का है जिसने खुद जहर पिया, दूसरों को अमृत पिलाया। ये देश उस विवेकानंद का है जो 7 समुंदर पार भी जब ब्रदर्स और सिस्टर बोलता था तो पूरा हाल तालियों से गूंज पड़ता था। ये देश उस दयानंद का है जिन्होंने आर्य और आर्यावर्त के गुरु और श्रेष्ठता का परिचय पूरी दुनिया से कराया। ये गौतम का भारत है जिसने जनहित के लिए राजपाट छोड़ दिया। ये राम का भारत है जिनके लिए पिता की आज्ञा सिंहासन पाने से ज्यादा मायने रखती थी। ये स्त्री के सम्मान का भारत है, ये स्त्री के स्वाभिमान का भारत है। और हमारी महिलाओं को सम्मान देने की परंपरा क्या रही कि हमने 5 देवियों की, प्रमुख 5 सतियों की कल्पना की। उसमें कहते हैं कि जो कुंती थी, जिनके कर्ण का जन्म ब्याह से पहले हुआ था, उनको भी हमने मां माना। द्रौपदी कहते हैं जिनके 5 पति थे, उनको हमने देवी का दर्जा दिया। तो हमारे यहाँ महिलाओं को जो सम्मान देने की, और खाली हमने अपने यहाँ ही नहीं, जो 5 सतियों की संकल्पना है, प्रमुख 5 देवियों की संकल्पना है। मंदोदरी भले रावण की पत्नी रही हो, उस समय भले लड़ाई झगड़ा रहा हो, लेकिन मंदोदरी को भी हम लोगों ने देवी का दर्जा दिया, सती का दर्जा दिया। तो किस तरीके से हमने महिलाओं को सम्मान दिया। ये आकाश सा बलवान देश है, ये पृथ्वी सा धैर्यवान देश है। हमारी प्रार्थनाओं में बल इतना है कि वो पत्थर को भगवान कर दे, जो छीनो तो महाभारत कर दे, और प्यार से मांगो तो अंगूठा दान कर दे। तो जो हमारी भारत की विशेषताएं हैं वो हमारे यहाँ समाहित है हमारे संविधान में। पर समय बदला, एक ऐसा समाज आया जिसने इस समाज के ताने बाने को, समय आया जिसने इस समाज के ताने
जमाने को छिन्न भिन्न कर दिया। किसी ने लिखा तब महिलाओं के लिए कि उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। अरे सीता रावण से लड़ाई अकेले क्यों लड़ेगी? ये पूरे समाज का दायित्व है कि अगर किसी एक पर विपत्ति आती है, सही काम के लिए विपत्ति आती है, तो पूरा समाज उसके लिए उठ खड़ा हो। हम लोगों ने जब अपनी चेतना को थोड़ा मूर्छित किया, तो यहां पर बाबर 2-4 लाख सेना लेकर के नहीं आया था। बाबर खाली 12,000 सेना लेकर के आया था। हमारे यहां जो उदंतपुरी, जिसको नालंदा विश्वविद्यालय जहां पर था, वहां पर बख्तियार खिलजी ने खाली 200 घुड़सवारों के साथ चढ़ाई करी थी। बंगाल का एक राज्य था जिसमें बख्तियार खिलजी का लड़का खाली 18 घुड़सवारों के साथ गया। राजा को किसी ने कह दिया कि हमला हो गया, वो पीछे के दरवाजे से निकल गए और 18 घुड़सवारों के साथ उन्होंने बंगाल की वो रियासत जीत ली। हम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। पाल बौद्ध राजे थे, सेन जो थे वो ब्राह्मण राजे थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों आपस में लड़ते रहे। ब्राह्मण खुश होते थे कि बौद्ध नष्ट हो जाए, बौद्ध खुश होते थे कि ब्राह्मण नष्ट हो जाए। एक दूसरे के विरोधी को वो सहायता करते थे और हमारा पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया। समय के साथ हमने परिवर्तन नहीं किया। एक काजिम मुरादाबादी है, उन्होंने कहीं पर लिखा कि कश्मीर में 13वीं शताब्दी में सहोदर नाम का राजा था। उसका एक जो सेनापति था वो रतनजू था। रतनजू हूण था। वो हूण हिंदू हो जाना चाहता था, लेकिन वहां के पंडितों ने कहा कि नहीं, किसी हूण को हिंदू होने का हक नहीं है। बाद में रतनजू का लड़का शाहमीर बना। शाहमीर ने राजा सहदेव को मार करके कश्मीर पर कब्जा कर लिया और फिर जितने लोगों ने उसके पिता को हिंदू बनने से रोका था, उसने सबको इकट्ठा करके मार करके बोरे में भर करके झेलम नदी किनारे जो बट मजार है, इसीलिए उसको बट बाजार बोलते हैं, कि वहां पर जा करके झेलम नदी में बहा दिया। तो समाज में बुराइयां आई, देश को हम संभाल नहीं पाए, तो परेशानियां आई। अगर हम निरंतर सावधानी नहीं रखेंगे तो ना हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे, ना अपने हम राजनीतिक विचारों की रक्षा कर सकेंगे। ये सावधानी जो हमको है कि हम किस तरीके से अपने राजनीतिक विचारों, अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करें, यह दिशा निर्देश हमको संविधान देता है। संविधान खाली आपको जिंदा रहने का हक नहीं देता। खाली हम लोग यहां पर आए, अपना जीवन व्यतीत करें, चला जाए, इसका अर्थ संविधान नहीं देता है। और जिंदा रहना, जिंदा रहना तो कहते हैं, जिंदा तो फारसी का शब्द है और शायद जिंदा रहने का अर्थ होता है कैद होना, कैदी होना। ना? आप लोगों ने एक फिल्म मुगले आजम देखी होगी, और मुगले आजम फिल्म में जब एक बड़ा फेमस गाना आता है कि वो क्या प्यार किया तो डरना क्या, तो उसके बाद अकबर कहता है कि दरोगे जिंदान, इनको ले जाकर के आप जेल में डाल दो। तो जिंदान का मतलब जेल होता है। हम खाली जिंदान का मतलब कैदी होता है। अगर हम खाली जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर अलग तरीके का दुनिया आपकी होती है। लेकिन अगर हम इज्जत के साथ रहना चाहते हैं तो हमको अलग तरीके का माहौल चाहिए, और ये माहौल हमको संविधान ने दिया। अब परेशानी इस बात की रही कि हमारा जो संविधान है वो समय के साथ निखरता गया। हमारे साथ जितने हमारे सामने प्रश्न आए, हमारे संविधान ने सबका उत्तर दिया। संविधान हरदम हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरा, पर हम संविधान की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। यह विचार करने की बात है कि संविधान हमसे क्या अपेक्षा करता था, उसकी अपेक्षा पर हम क्यों नहीं खरे उतर पाए। और संविधान हमारी अपेक्षाओं पर इसलिए खरा उतरा क्योंकि संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था। संविधान तो पूरे देश से चुने हुए लोगों ने मिलकर के बनाया था। और उस समय अजमेर की बड़ी विशिष्ट स्थिति थी, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि अजमेर में आज खड़े हुए। कहते हैं संविधान सभा में जो 399 सदस्य थे, उसमें 4 सदस्य ऐसे थे जो बहुत विशिष्ट क्षेत्र से चुन करके आए थे। और वो 4 क्षेत्र थे, एक तो दिल्ली,
दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा अजमेर और चौथा मेरवाड़ा। तो अपने यहां से 2 सदस्य ऐसे थे मेरवाड़ा और अजमेर के, जिनकी उस संविधान सभा में बड़ी विशिष्ट स्थिति थी, क्योंकि वो रजवाड़ों के प्रतिनिधि नहीं थे ना? लेकिन संविधान सभा, कुछ ना कुछ हमें संविधान को समझना चाहिए किस तरीके से बना। हमारे इस देश के 3 प्रमुख व्यक्ति, गांधी जी, उस समय जिन्ना भी इसके पार्ट थे, क्योंकि सन 46 में संविधान सभा बनी थी, और अंबेडकर जी शुरुआती संविधान सभा के हिस्से नहीं थे। गांधी और जिन्ना तो कभी नहीं हुए। अंबेडकर जी चुनने के लिए बंबई से उन्होंने, पता नहीं क्या परिस्थितियां रही, लेकिन बंबई से वो नहीं चुन पाए। जब संविधान सभा बन गई तो एक मंडल साहब थे, शायद जोगेश्वर मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल जो है वो बंगाल में डिप्राइव्ड क्लास की राजनीति करते थे। बाबा साहब को जोगेंद्र नाथ मंडल जब बंबई से नहीं हुआ तो ईस्ट बंगाल से चुन करके संविधान सभा में लाए, लेकिन तब तक गड़बड़ हो गई। सन 47 में पाकिस्तान अलग हो गया 14 अगस्त को। तो जो देश पाकिस्तान, जो इलाका पाकिस्तान में चले गए थे, उन इलाके से जो प्रतिनिधि चुने गए वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हो गए। तो बाबा साहब फिर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रह गए। उस समय जोगेंद्र मंडल और बाबा साहब में विचारधारा का मतभेद हुआ। जोगेंद्र मंडल भी ईस्ट बंगाल से सदस्य थे, वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में वो बाद में लॉ मिनिस्टर भी हुए। पहली कैबिनेट में वो लॉ मिनिस्टर हुए, और उन्होंने जो अनुभव किया पाकिस्तान, फिर उससे लौट करके वो भारतवर्ष आए और उनके अंतिम दिन भारतवर्ष में बीते। लेकिन बाबा साहब ने मना कर दिया कि मैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जाऊंगा। उनका काम जो 2-4 महीने का था, क्योंकि सन अगस्त में देश स्वतंत्र हुआ, दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो जो 4-5 महीने का समय था, उनका काम इतना अप्रतिम था, इतना सुंदर था, इतना विद्वतापूर्ण था कि सबने मिलकर के तय किया कि उस समय पुणे की सीट खाली हुई थी कि बाबा जी को पुणे से लाया जाए। और पुणे से नाम एक तय था मालगवाकर का, जो बाद में शायद सभापति भी रहे, उनको बिठा करके और बाबा साहब को वहां से लाया गया, और उन्होंने संविधान का जो स्वरूप हमारा उभरा, उसमें जो रूप दिया वो कितना सुंदर है, इसकी हम सब कल्पना कर सकते हैं। हमारा जो संविधान रहा, उसने खाली राजनीतिक मूल्यों की ही नहीं रक्षा की, उसने हमारे सामाजिक मूल्यों की रक्षा करी, उसने हमारे व्यक्तिगत मूल्यों की रक्षा करी, उसने हमारी जो अपेक्षाएं थी उनकी रक्षा करी। हमारा संविधान खाली एक राजनीतिक पोथी नहीं रहा, बल्कि वो सांस्कृतिक कोख से उभरा हुआ एक डॉक्यूमेंट हुआ, एक ग्रंथ हुआ। हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी रिच रही कि वो हर जगह हमारे संविधान में रिफ्लेक्ट होती है। हम तो उस समाज से आते हैं जो छोटे बच्चे को भी सम्मान देना चाहते हैं, बूढ़े आदमी को भी सम्मान देना चाहते हैं। एक लाइन किसी एक नावल में हमने पढ़ी थी कि मेरे बाबूजी बूढ़े हैं, मगर आलम यह है जब भी वो साथ होते हैं तो डर नहीं लगता है। वो खुद नहीं चल पाते हैं, लेकिन जब वो साथ होते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। किसी ने और बड़ी खूबसूरती से लिखा था कि जब तक ये झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी अगर आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, क्योंकि अभी तो मेरे माँ बाप जिंदा है। जहां पर बच्चों को सम्मान मिला, जहां पर बूढ़ों को सम्मान मिला, जहां साथियों को सम्मान मिला, हमारे यहाँ समता इंपॉर्टेंट रही, हमारे यहाँ स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट रही। तो समता और स्वतंत्रता के साथ हमारे यहाँ बंधुत्व बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। हम सब लोगों ने मिल करके एक साथ काम किया। हमारे यहाँ प्रणाली ये रही कि लोग भले कहते हैं कि हमको 4 वर्गों में बांट दिया गया, फिर शरीर से उसको बता दिया गया कि जो माथा है वो ब्राह्मण है, जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय है, जो पेट है वो वैश्य है, जो पैर है वो शूद्र है। पता नहीं कैसे बांटा होगा,
लेकिन मैं तो ये जानता हूं, मैं तो ये समझता हूं कि अरे पैर जिसको आप कहते हो कि ये शूद्र का प्रतिनिधित्व करता है, गलत बात है। लेकिन अगर हमारे यहाँ समाज में व्यवस्था ये रही कि अगर पैर में कांटा लगा तो सबसे पहले सिर झुकता है पैर का कांटा निकालने के लिए, फिर हाथ आगे बढ़ते हैं। तो अगर ब्राह्मण का रिप्रेजेंट सिर का करता है, तो अगर कहीं पर छोटे वर्ग में भी किसी को दर्द हुआ तो झुकना सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को चाहिए, फिर हाथ आगे बढ़ते हैं जो क्षत्रियों का रिप्रेजेंट करते हैं, फिर पेट झुकता है तभी तो पैर से कांटा निकलेगा। तो पैर का कांटा निकालने के लिए माथा झुकता है, हाथ आगे बढ़ते हैं, पेट झुकता है, तब कांटा निकल पाता है। तो समाज में कभी किसी भी वर्ग की समस्या हो, सब लोग मिलकर के जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक उसका हल नहीं निकल पाएगा। बातें कहने को बहुत हैं, लेकिन मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जैसे पहले कहते हैं ना कि अगर धरती में नमी का अभाव है, पौधे के पास मिट्टी का अभाव है, तो फसल पनप नहीं सकती। धरती में नमी का अभाव दूर हो, पौधे में मिट्टी का अभाव दूर हो, और अगर अभाव दूर होते हैं तो फिर स्वभाव दिखाई पड़ता है, पेड़ का स्वभाव दिखाई पड़ता है। तो संविधान ने जो हमारे अभाव थे उनको दूर किए, और जब संविधान ने हमारे अभावों को दूर किया तो फिर हमारे टिमटिमाने और बुझने के दिन चले गए, फिर हमारे जलने के दिन आ गए, चमकने के दिन आ गए। और इस जलने की तैयारी में, ये जलने के दिन, चमकने के दिन एक दिन में नहीं आए, बहुत लोग लगे इसको जलाने में, इसका दिया जलाने में। किसी ने लिखा था, मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, अंतिम गोली खुद को मारी। तिवारी जी खुश होंगे, जियो तिवारी, जियो तिवारी। तिवारी जी कौन थे? तिवारी जी तो बताएंगे ना। चंद्रशेखर तिवारी के लिए लाइन है, यूनिवर्सिटी वाले तिवारी जी थोड़े बहुत जुड़े हैं उससे लेकिन ये चंद्रशेखर तिवारी जी के लिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी थे, वो अपने आप को चंद्रशेखर तिवारी थी, इसलिए लिया कि मरते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी, जियो तिवारी। और खाली एक ही तिवारी का नहीं, एक ही पांडे का नहीं, एक ही सिंह का नहीं, समाज के हर वर्ग का ये दिन लाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। सरदार भगत सिंह के एक चाचा थे अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी 48 साल तक बाहर रहे देश की स्वतंत्रता का प्रयास करने के लिए। जब स्वतंत्रता का युग आया सन 47 का, तो अजीत सिंह जी वापस आए। 15 अगस्त सन 47 को वो शिमला में थे, जब नेहरू जी दिल्ली में झंडा फहरा रहे थे। अजीत सिंह जी ने कहा अपने परिवार वालों से कि अब मेरा जाने का समय आ गया। उनके घर वालों ने कहा कि अभी तो 48 साल बाद लौटे हो, अब क्या जाने का समय आ गया, अब तो आप यही रहो। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी जो इच्छा थी कि देश स्वतंत्र हो, देश का झंडा फहराता हुआ हम देख सके, अब मेरा जाने का समय आ गया। और 15 अगस्त सन 47 को ही अजीत सिंह जी का देहावसान हो गया शिमला में। तो लोग इस प्रतिष्ठा के साथ, इस इच्छा के साथ खाली जिंदा थे कि हम ये स्वर्णिम दिन देख सके, ये उत्तम दिन हम देख सके। संविधान ने हमको दिया बहुत कुछ, हमको अपने आप पर प्राउड फील करने के मोमेंट्स दिए, हर तरीके का समाज में हमको आत्मविश्वास मिल सके ये हमको दिया। समाज में हमको दिया कि हमें आत्मविश्वास होना चाहिए जिससे हम दुनिया और समाज को महसूस कर सके। आत्मविश्वास अन्न का हो, शक्ति का हो, धन का हो, दूसरी चीजों का हो, एक सीमा तक अच्छा है। संविधान हमको वो दायरा देता है कि आप किस सीमा तक आत्मविश्वास में रह सकते हैं। आपका आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास ऐसी स्थिति में खींच दे कि जिससे आपको कभी नुकसान हो जाए। मेरा कहना खाली इतना था, हमने आपको विद्वान मान लिया, लेकिन खाली हम अपने मान लेने से विद्वान नहीं हो जाते। हम लोगों के यहाँ शिक्षा में कहा जाता है कि दुनिया में दो चीजों की कोई सीमा नहीं है, एक तो ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है,
दूसरी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। और ये जो शिक्षा व्यवस्था है, ये हमको खाली बहुत ज्ञानवान नहीं बनाती है, हमारी मूर्खता को थोड़ी बहुत कम करती है। मूर्खता का दायरा बहुत बड़ा है, शिक्षा हमारी मूर्खता को थोड़ा बहुत कम करती है। मेरा खाली कहना इतना था, इस संविधान ने हमारी मूर्खता के अंतिम बिंदु तक हमको समझने का मौका दिया। अगर हमने संविधान समझ लिया तो फिर हमको कोई ये नहीं कह सकता कि हम अज्ञानी रहे। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी आज कृतज्ञता अपने देश के संविधान के लिए यही होगी कि हमारे विद्यार्थियों के, हमारे शिक्षकों के, हमारे कर्मचारियों के, हमारे बच्चों के अगर संविधान प्रदत्त हक कुछ बाकी हैं तो इन 2-4 महीने के टेन्योर में हम प्रयास करके अगर उनको वो अधिकार उपलब्ध करा पाए तो कम से कम इस विश्वविद्यालय के प्रशासन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरा इच्छा है कि जब 2-4 महीने बाद मैं यहां से जाऊं, मैं तो रोज दिन गिनता हूं, तो ये कहने को ना रह जाए कि उसका हक ड्यू था और हमारी कमियों के कारण, हमारी नासमझी के कारण उसका हक रह गए। जितना वाजिब हक है, हमें यह कहने का साहस होना चाहिए कि भाई इतना वाजिब था, इतना वाजिब नहीं था। अगर किसी का वाजिब हक है तो हम लोग दे लें, तो हमें लगता है कि इस जो आज हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं, ये इसके लिए सबसे बड़ी कृतज्ञता यही होगी। रिपब्लिक डे का अर्थ ही यही है, जिस दिन राजतंत्र खत्म होता है उस दिन गणतंत्र शुरू होता है, जिस दिन राजा खत्म होता है उस दिन गणतंत्र शुरू होता है। हमारे यहाँ सत्ता कुलपति, रजिस्ट्रार या फाइनेंस ऑफिसर के पास नहीं, देश की सत्ता राष्ट्रपति के पास नहीं, सत्ता जो है वो जनता में निहित है ना। सर्वसम्मति बन सके इससे उत्तम कुछ नहीं है, न सर्वसम्मति बन सके तो सहमति के ही आधार पर हमारे निर्णय होने चाहिए। किसी एक के निर्णय का ये बकौती नहीं होना चाहिए कि वो लाल रंग से पेन खींच दे कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ये स्पष्ट है, हमारे नियम, कानून, धाराएं सब स्पष्ट है और उनमें बैठ करके सहमति के आधार पर हम अपने कर्मचारियों, विद्यार्थियों और यूनिवर्सिटी का भला कर सके। यही सबसे बड़ी हमारी कृतज्ञता होगी। मैं खाली इतने कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के सजग प्रहरी होने के नाते मेरा मानना है कि विकास के, देश के विकास के योजना पथ का जो संस्थाएं नेतृत्व कर रही हैं, इन संस्थाओं में विश्वविद्यालय भी एक बड़ी संस्था है, महती संस्था है। वह अपने सुपरिचित सत्व की, हमारी स्वस्थ अवधारणाओं से प्रेरित होकर सत्य एवं शिव से संपृक्त सुंदर सभ्य एवं भारत के निर्माण में मौलिक दिशा दे सकें। और ये मौलिक दिशा तभी संभव है जब आप सुख होंगे, जब आप खुश होंगे, तभी देश खुश होगा। देश अपने व्यक्तियों को निराश और दुखी देख करके खुश नहीं हो सकता है। ये खुशी परिवार से शुरू होगी, ये खुशी संस्था से शुरू होगी, ये खुशी शहर से शुरू होगी और ये संस्था विश्वविद्यालयों से शुरू होगी। आप सब कुछ कर सकते हैं। डूंगरपुर छोटा सा जिला, सफाई में नंबर 1 शायद आज डूंगरपुर। हाँ सही। तो जब डूंगरपुर जैसा जिला सफाई में राजस्थान में जयपुर को पीछे छोड़ सकता है, अजमेर को पीछे छोड़ सकता है, कोटा को पीछे छोड़ सकता है, तो यह विश्वविद्यालय क्यों नहीं दूसरे विश्वविद्यालय के सामने एक मानक के रूप में उपस्थित हो सकता है। और आज का ये दिन हमको ये दायित्व बोध कराता है कि हम इस तरीके से काम करें कि ये विश्वविद्यालय अपनी साख को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सके। और ये मजबूती तभी आएगी जब आपके मन प्रसन्न होंगे, दिल प्रसन्न होंगे। आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई।